Hello dear learners, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So I am here with the first day of the DBT crash course that has been launched at bio.com. So basically we will discuss all the major concepts as per the syllabus of DBT JRF, all the PYQs as well as the mock test paper and the very important question that can be asked in this 24 examination. So stay tuned and please subscribe and share this video so that everyone can be benefited from it. So with lots of positivity, let's start our discussion of the first day crash course, and we will start our discussion with the एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ DBT JRF. सो बेसिकली अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो DBT JRF में दो सेक्शंस होते हैं. पहला होता है पार्ट ए जिसमें जनरल बायोटेक के क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑल्सो जनरल बायोटेक के साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है. और ये जो क्वेश्चंस होते हैं टोटल 50 होते हैं एंड ऑल दोज 50 क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड इट इज़ फ्रॉम जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री. जनरल एप्टीट्यूड होता है, एनालिटिकल एज वेल एज क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड होता है और जनरल बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं. यानी कि पार्ट ए में जो बायोटेक के क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इजी रहेंगे एज़ कम्पेयर टू दी पार्ट बी सेक्शन. टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे जो कि कंपलसरी है. अगर आपको पूरे ही 50 बन रहे हैं तो आपको पूरे ही 50 करने हैं. एंड अगर हम लोग पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं जो कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोटेक से क्वेश्चंस आते हैं. यानी कि जितने भी स्पेशलाइज्ड एरियाज़ हैं बायोटेक के उसमें से क्वेश्चंस आते हैं. अब टोटल क्वेश्चंस कितने रहते हैं? 150 रहते हैं. आउट ऑफ दैट 150 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50. सो यू हैव सो मेनी चॉइस. अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप उसे स्किप कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपको उस 150 में से 50 स्कैन करना है. सारा कुछ जो अगर एग्ज़ाम क्रैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका की पॉइंट जो है यू हैव टू स्कैन विद इन द टाइम फ्रेम कि उस 150 में से आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें से 50 क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं. इसीलिए आई विल एडवाइस कि जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ के ही हमें पता चल जाता है कि वो किस यूनिट का. अगर वो हमारे काम का नहीं है तो आप उसे स्किप कीजिए, क्योंकि आपके पास पूरे 150 हैं, उसमें से बहुत ही चॉइस है आपके पास. तो स्कैन करते करते आप आखिरी क्वेश्चन तक जाइए और जो क्वेश्चन आपसे बनता है उसे अटेम्प्ट कीजिए. अब अगर मार्क्स की बात करें तो पर क्वेश्चन करेक्ट होता है तो आपको 3 मार्क्स क्रेडिट होते हैं. और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 यानी कि आप -1 आपको होगा आपके टोटल स्कोर में से. तो अगर टोटल स्कोर की बात करें तो 50 इंटू पार्ट ए का देखें तो 50 इंटू 3 150 और पार्ट बी में भी 50 इंटू 3 150. तो टोटल कितना हो गया? 300 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होता है. तो ये तो रही DBT JRF की पैटर्न की बात. अब लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन द BET 2023 एग्जामिनेशन. पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इज़ नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ tDNA इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस. सो आप क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करते हैं यहाँ पे उसका टॉपिक लिख दीजिए कि ये जो है वो TI प्लाज्मिड से क्वेश्चन है. और TI प्लाज्मिड से क्वेश्चन है इट मीन्स कि ये प्लांट बायोटेक का क्वेश्चन है. अब जैसे जैसे हम जिस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे हम देखेंगे TI प्लाज्मिड पे और भी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो अभी जो ये क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि tDNA के जीन में से इनमें से कौन सा नहीं आता है. तो ऑप्शंस में है ऑक्टोपाइन सिंथेज, आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज, वेरुलेंस जीन G एंड इंडोल एसिटामाइड हाइड्रोलेज. ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है किसका? TI प्लाज्मिड का. तो अगर हम TI प्लाज्मिड के कंपोनेंट्स की बात करें तो TI प्लाज्मिड में एज अ नॉर्मल प्लाज्मिड सबसे पहले क्या होगा? एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा. यानी हर प्लाज्मिड का एक ओरी होता है. तो ये क्या हो गया? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन पूरे प्लाज्मिड का इनिशिएट होता है. इसके अलावा यहाँ जो LB दिख रहा है यानी कि लेफ्ट बॉर्डर और ये जो है राइट बॉर्डर, इसके बीच में 3 कंपोनेंट्स दिख रहे हैं. पहला है ऑक्सीन, साइटोकाइनिन एंड उसके बाद दिख रहा है ओपाइन सिंथेसिस जीन. तो ये जो ओपाइन सिंथेसिस जीन है वो और साथ में ऑक्सीन और साइटोकाइनिन ये कहाँ पे दिख रहा है? ये tDNA वाले जोन में दिख रहा है. और tDNA के जोन में यानी कि ये यहाँ से लेकर लेफ्ट बॉर्डर से लेकर राइट बॉर्डर यहाँ तक का जो एरिया है उसे कहते हैं tDNA. और tDNA स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर DNA एंड दैट इज़ द क्रूशियल रीजन दैट गेट्स ट्रांसफर्ड टू द प्लांट सेल ड्यूरिंग इन्फेक्शन. अब ये जो है पार्ट ये पूरा का पूरा प्लांट में ट्रांसफ़र होता है और जो डिजीज़ है वो इसी के थ्रू ही कॉज होता है. अब इसके अलावा जो यहाँ पे दिख रहा है OCG स्टैंड्स फॉर ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन. यानी कि ये रीजन क्या करता है?
ये इट इज़ द रीजन फ्रॉम वेयर द बैक्टीरिया सोर्सेज इट्स न्यूट्रिएंट फॉर द होल प्रोसेस, यानी कि पूरे ये जो प्रोसेस है ये इन्फेक्शन वाला, उस टाइम पे ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ओपाइंस क्या होता है, ओपाइंस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ओपाइंस जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं अमीनो एसिड और शुगर फॉस्फेट के। तो ये क्या होता है, ये कैटाबलाइज होता है और फिर न्यूट्रिएंट के फॉर्म में यूज़ होता है। अब जो स्पेसिफिक ओपाइंस यूज़ होते हैं प्लांट के थ्रू टीआई प्लाज्मिड में, वो क्या है, नोपलीन एंड ऑक्टापाइन। अब ये भी क्या होता है, इसको भी देखेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है कि टी डीएनए में इनमें से क्या नहीं है। तो विरुलेंस रीजन कहाँ हमको दिख रहा है, विरुलेंस रीजन ये इधर दिख रहा है। तो ये जो विरुलेंस रीजन है वो क्या है, टी डीएनए के बाहर है। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विर जीन जो दिया था जी, विर रीजन क्या होता है, विरुलेंस रीजन किस लिए होता है, विरुलेंस रीजन कोड्स फॉर द विरुलेंस जीन, और स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस पूरे टी डीएनए को ट्रांसफ़र करने में। यानी कि ये लेफ्ट बॉर्डर से राइट बॉर्डर वाला जो टी डीएनए है जो अलग अलग कंपोनेंट्स कैरी कर रहा है वो ट्रांसफ़र होगा प्लांट्स तक। ये गाइड कौन करता है, विर जीन्स गाइड करते हैं। और बहुत सारे विर जीन्स हैं, उन पे भी न्यूमरस क्वेश्चंस उठते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, विरुलेंस जीन जी, क्योंकि ये क्या था, ये टी डीएनए से, क्योंकि ये क्या था, ये टी डीएनए से बाहर था। अब टीआई प्लाज्मिड के बाद एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि ऑब्वियसली पार्ट ए का क्वेश्चन है, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली जब हम पढ़ते हैं थ्योरी में तो हमें लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। लेकिन जनरल बायोटेक में एंड जितने भी मैंने पास्ट ईयर्स पेपर देखे हैं तो उसके हिसाब से आई कैन से दैट कि जो बेसिक है उसको ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि वही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं टीबीटी में। आई एम टॉकिंग अबाउट डीबीटी एग्जामिनेशन। उसमें क्या होता है, फैक्चुअल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो हम स्किप कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम एडवांस लेवल में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम लोग बेसिक पढ़ना भूल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एक एग्जाम्पल है, और ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम देखेंगे, जिससे ये पता चलता है कि बेसिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है अगर हमें डीबीटी क्रैक करना है तो। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कार्ल एरिकी। बायोटेक जो टर्म है वो फॉर द फर्स्ट टाइम कार्ल एरिकी ने ही यूज़ किया था, जो कि एक इंजीनियर थे, और कौन से ईयर में किया था, 1919 में। तो ईयर भी पूछ सकता है। अब इसके साथ एक एड ऑन फैक्ट ये भी है कि जो कार्ल एरिके हैं उन्हीं को ही फादर ऑफ फाउंडिंग बायोटेक भी बोला जाता है, यानी कि ये फाउंडिंग फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इनिशियल टर्मिनोलॉजी थी या जो बायोटेक्नोलॉजी का जो एक्चुअल इंट्रोडक्शन था या जो यूज़ था वो इन्होंने ही दिया था, इसीलिए इन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अगेन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि पार्ट ए का, ये आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पार्ट ए के हैं। लाइकेन इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, बैक्टीरिया एंड एल्गी, प्लांट एंड बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई, और प्लांट एंड एल्गी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, एल्गी एंड फंजाई। लाइकेन्स जो होते हैं वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं इन बिटवीन अ फंगस एंड एन alga, और लाइकेन्स जो होते हैं वो एक म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैचिंग क्वेश्चन है जिसमें लिस्ट 1 में क्या दिया है, यूक्रोमेटिन, कंडेंसिन, कोहेसिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। आपको मैच करना है लिस्ट 2 में। तो यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है, सबसे पहले तो अगर आप मैच द फॉलोइंग देखते हैं तो जो भी ऑप्शन से आप फेमिलियर हैं सबसे पहले उसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन पिक कीजिए, उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेशन से आप डायरेक्टली आंसर तक जा सकते हैं। अब यूक्रोमैटिन जो होता है वो जनरली क्या होता है, एक्टिव जीन्स को कहा जाता है, वो रीजन क्या होता है, एक्टिव होता है। तो आउट ऑफ द ऑप्शंस लिस्टेड इन द सेकंड कॉलम यू हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ पे लिखा है एक्टिव जीन रीजन्स। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये वाले ऑप्शन में पार्शली डिकंडेंस्ड रीजन ऑफ क्रोमैटिन विथ एक्टिव जीन्स रीजन। तो इसी से पता चल गया है कि ए जो है वो मैच होगा सेकंड के साथ। अब ऑप्शंस देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ए के साथ सेकंड है तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, और सेकंड में ए के साथ थर्ड है और थर्ड में ए के साथ थर्ड है, तो ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन निकल गया सेकंड और थर्ड। अब एक दो मैचिंग और करेंगे तो करेक्ट आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अब हेट्रोक्रोमैटिन का निकाल देते हैं, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, इनएक्टिव जीन होता है। तो इनएक्टिव जीन कहाँ दिख रहा है, ये थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसलिए डी मैच किससे होगा, थर्ड ऑप्शन से।
तो डी का 3 कहाँ दिख रहा है, दोनों में ही दिख रहा है। तो अगेन आपको और भी आंसर्स निकालने पड़ेंगे। अब देखते हैं ये कंडेंसिन। तो कंडेंसिन क्या होता है, ये हेल्प करता है क्रोमोसोम कंडेंसेशन में टू फर्दर रिड्यूस माइटोटिक क्रोमोसोम्स टू कम्पैक्ट बॉडीज़। तो ये क्या करता है, कंडेंसिन हेल्प करता है क्रोमोसोम कंडेंसेशन में, और इसीलिए बी का आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो बी का क्या हो गया, 4, और बी, यही डिफरेंस है ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन फोर्थ में। इट मीन्स कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है और बी का क्या है, 4 है। अब सी का देख लेते हैं, कोहेसिन। कोहेसिन का फंक्शन क्या होता है, इट लिंक्स दिस सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर आफ्टर द रेप्लिकेशन। तो सी का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 4, यानी कि ये वाला। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये जो मैच द कॉलम है, अब 4 चीज़ें एक साथ पूछी हैं। कभी भी ऐसे बहुत सारी आपको स्टडी करनी है, बहुत सारी क्वेश्चन की, तो मैच द कॉलम आई एम अगेन सेइंग कि बहुत अच्छा सोर्स होता है। मैंने मेरे चैनल पे ही गेट की बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सीरीज़ भी बनाए थे। बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैच द क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे मैंने, क्योंकि मैच द क्वेश्चन एक ऐसा सोर्स है कि अगर आपको यूक्रोमैटिन ही सिंगल पूछ देगा तो इट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ बी पार्ट, लेकिन वही 4 बी पार्ट के क्वेश्चंस को मिला दे तो क्या बन जाता है, मैच द कॉलम बन जाता है। ये और एक क्वेश्चन है जो कि बायोप्रोसेस से है, व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रोपोफेज। तो ये जो ट्रोपोफेज है उसका क्या मतलब है, और इसी के साथ इसका एक एनालॉजी क्वेश्चन भी आता है जो होता है इडियोफेज। अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आपको उसी का आंसर नहीं देना है, उसके आगे और उसके पीछे की टर्मिनोलॉजीज़ पे भी फोकस करना है कि उससे रिलेटेड वर्ड्स क्या हैं, और अगर हैं तो वो किस तरह से पूछे जा सकते हैं। देन एंड देन ओनली PYQs विल बी सो मच बेनिफिशियल टू यू। अगर आप उसके आगे भी पढ़ के देखेंगे और उसके पीछे भी थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे। तो जो ट्रोपोफेज होता है जनरली उस टाइम पे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जो ट्रोपोफेज होता है वो कौन से टाइम पे होता है, जनरली हमने देखा बैक्टीरियल ग्रोथ जो होता है वो होता है लैग, लॉग एंड देन स्टेशनरी, और उसके बाद फिर डिक्लाइन हो जाता है। तो जो ट्रोपोफेज है इट रेफर्स टू द एक्टिव ग्रोथ ऑफ अ कल्चर। एक्टिव ग्रोथ किस फेज में होता है, वो होता है लॉग फेज में, यानी सेल्स रैपिडली डिवाइड करती हैं और इसी टाइम पे क्या होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इस फेज़ की, इडियोफेज की, तो जो इडियोफेज है इट रेफर्स टू दी स्टेशनरी फेज। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे अगेन 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए एक ही क्वेश्चन से। अगेन ये जो क्वेश्चन है वो इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट से है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पे है ये, और यानी कि इंस्ट्रूमेंटेशन का कौन सा पार्ट हमें डील करना है अभी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वाला। अब ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको किसका, बियर लैम्बर्ट लॉ का। तो अब सबसे पहले बियर लैम्बर्ट लॉ क्या है वो ही थोड़ा सा डिस्क्राइब करके देख लेते हैं, डिस्कस करके। अब अगर हम लोग बियर लैम्बर्ट लॉ की बात करें तो सबसे पहले ये जो लॉ है वो क्या करता है, वो एक लीनियर रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के। यानी एब्जॉर्बेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा एब्जॉर्बेंस क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा लाइट का। इट मीन्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय अ सोल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि जो बियर लैम्बर्ट लॉ है वो टोटली किस पे बेस्ड होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द मेजरिंग सोल्यूशन। जितना वो कंसनट्रेटेड होगा उतना वो लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये है बियर लैम्बर्ट लॉ। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो दोनों को मिला के बनाया जाता है, यानी कि बियर लॉ और लैम्बर्ट लॉ। तो इन दोनों का ही स्टेटमेंट पता रहना चाहिए कि किसने कौन सा स्टेटमेंट और कौन सा प्रिंसिपल दिया था। बियर ने क्या लॉ दिया था, बियर्स लॉ स्टेट्स दैट कि जो कंसंट्रेशन है और एब्जॉर्बेंस है, जो मैंने यहाँ पे भी बताया था, वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना कंसंट्रेटेड सोल्यूशन उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि अगर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे छोटे छोटे, अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है तो उसका जो एब्जॉर्बेंस वैल्यू आएगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई आएगा, और जो सोल्यूशन लेस कंसंट्रेटेड है उसका जो एब्जॉर्बेंस वैल्यू है वो बहुत ही कम आएगा। यानी हाईली कंसंट्रेटेड हाई एब्जॉर्बेंस, लो कंसंट्रेशन लेस एब्जॉर्बेंस। और अगर हम लोग इसको ट्रांसमिटेंस के रिस्पेक्ट में पढ़े तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा और उतना ही कम ट्रांसमिटेंस होगा, क्योंकि जितनी भी लाइट आ रही है वो तो एब्जॉर्ब हो जा रही है क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है उस सोल्यूशन का। तो जो लाइट आ रही है इंसिडेंट लाइट
वो क्या हो रही है, वो एब्जॉर्ब हो जा रही है मोस्ट ऑफ द लाइट ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, एंड देयरफॉर जो बहुत ही कम लाइट ट्रांसमिट हो पा रही है, इसीलिए जितना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस उतना कम ट्रांसमिटेंस। और लैम्बर्ट ने क्या कहा था, लैम्बर्ट ने ये कहा था कि जो एब्जॉर्बेंस है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाथ लेंथ के। इसीलिए ये दोनों को ही लॉ को कंबाइन करके क्या स्टेटमेंट निकल के आता है, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1। अब अगेन एक मैच द कॉलम क्वेश्चन है जो कि बहुत ही कॉमन है। किस पे है ये डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर पे है कि किस एरिया के कैंसर को क्या नाम दिया जाता है। तो अगर आपको इनमें से सारे नहीं भी पता हैं तो आपको ल्यूकेमिया पता होगा। ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड कैंसर है। तो इसका ऑप्शन ढूंढते हैं लिस्ट 1 में कहाँ पे ये मिल रहा है। तो जो ल्यूकेमिया है वो क्या होता है, कैंसर सेल अराइजिंग फ्रॉम हेमेटोपोइटिक सेल्स दैट डू नॉट ग्रो एज अ सॉलिड ट्यूमर, क्योंकि इसे लिक्विड कैंसर भी कहा जाता है, लिक्विड ट्यूमर भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लड में होता है। तो इसका ल्यूकेमिया का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी सेकेंड का क्या है, डी है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, डी का सेकेंड 2 में हमें दिख रहा है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। तो फर्स्ट को काट देते हैं पूरा, फर्स्ट हमें देखना ही नहीं है, सेकेंड में नहीं देखना है, यानी कि क्या हो गया, 50-50 हो गया, 2 ऑप्शंस बचे हैं। अब हम लोग को देखना है कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। जैसे ये जो ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम एंडोडर्मल टिश्यू, इनको क्या बोला जाता है, कार्सिनोमा, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू के कैंसर को बोलते हैं कार्सिनोमा। यानी ए का क्या होगा, थर्ड होगा। तो ए का थर्ड सिर्फ फोर्थ में ही है, यानी थर्ड ऑप्शन भी कट गया। अगर हमें रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस के करेक्ट आंसर नहीं भी पता है तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन से ऑप्शन फोर्थ। बाकी भी देख लेते हैं। अ ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर को क्या बोला जाता है, सार्कोमा। तो बी का क्या होगा, 4। एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर कार्सिनोमा और कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर सार्कोमा। और अगर लिम्फॉइड सेल्स में कैंसर हो रहा है, तो टी सेल बी सेल में कैंसर हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे लिम्फोमा। ये क्वेश्चन नॉट इवन जस्ट बीटी में आया है, बल्कि ये क्वेश्चन CSIR में भी कई बार पूछा गया है। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये डायरेक्टली 4 मार्क्स यानी सी सेक्शन में आता है, तो बहुत इजीली आप गेन कर सकते हैं 4 मार्क्स। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये उस एरिया से है जो एरिया हम लोग हमेशा छोड़ देते हैं कि ये पूछा नहीं जाता है। अब जैसे इसमें से कुछ फेमस जो इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका नाम दिया गया है और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए, वो वहाँ पे लिस्टेड है सेकंड कॉलम में। तो अगर आपको जैसे जो नाम दिया है सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, सालिम अली या फिर मेनका गांधी, अगर आपको इनमें से एक का भी पता है तो भी आप वर्कआउट कर सकते हैं कि ऑप्शन क्या होगा। जैसे अगर सालिम अली है, इनका हमें पता है कि इन्होंने इंडियन बर्ड्स के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ इंडियन बर्ड्स पे काम किया था। सालिम अली बर्ड्स के नाम से ही जाने जाते हैं। तो सी का क्या होगा, सेकंड होगा। तो सी का सेकंड किन किन ऑप्शन में है, फर्स्ट में है, यानी फर्स्ट आंसर हो सकता है। सेकंड में सी का 3 दिया है, ये तीनों ही ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए क्योंकि सी मैच नहीं हो रहा है, तो इन तीनों को निकाल देते हैं। अब करेक्ट आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन और भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ए जो है सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि चिपको मूवमेंट जो था फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, उनके ये लीडर थे। और जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है टहरी बचाओ आंदोलन, उसके ये मेजर पर्सनालिटी थे। इन्होंने क्या किया था, एंटी टहरी डैम मिशन को सपोर्ट किया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर डैम कंस्ट्रक्ट होता है तो इसके लिए क्या होता है, माउंटेन्स का डिस्ट्रक्शन होता है, तो इसीलिए वो उसके अगेंस्ट में थे और इन्होंने बहुत ही एक मेजर रोल प्ले किया था। एंटी टहरी डैम प्रोटेस्ट के नाम से इनको जाना जाता है। तो फर्स्ट का क्या हो गया, टहरी बचाओ आंदोलन। अब उसके बाद जो राजेंद्र सिंह है वो क्या, किस लिए जाने जाते हैं, वाटर कंजर्वेशन के लिए। उसके अलावा डी बच गया, तो मेनका गांधी इज़ नोन फॉर एनिमल वेलफेयर अवेयरनेस। तो इस तरह से भी आंसर्स, आपको ज़रूरत नहीं कि आपको सब कुछ ही पता हो, थोड़ा सा स्मार्टली। जैसे सुंदरलाल बहुगुणा, आई गेस कि वो और सालिम अली हमेशा ही हमें पता होता है कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है एनवायरमेंट जब भी हम पढ़ते हैं। तो राजेंद्र सिंह जो है वो भले नहीं पता हो, या मेनका गांधी, लेकिन ये दो तो अगर पता भी हो तो भी ऑप्शंस आप पिकआउट कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। तो इससे क्या निकल के आया, टिप ऑफ द डे इज़ कि एनवायरमेंट में जब भी आप एनवायरमेंट चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ फेमस अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जैसे चिपको आंदोलन जो था, ट्रीज़ को हक करके उनको प्रोटेस्ट करना कि ट्रीज़ कट करना फैक्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए, वो गलत है। तो उसके पीछे जो फेमस पर्सनालिटीज़ होते हैं उनका नाम हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे सुंदरलाल बहुगुणा हो गए,
तो ये सब एक अमृता देवी बिश्नोई थी, वो ऐसे करके जितने भी फेमस नाम होते हैं सिर्फ उनको याद रखिए, सब कुछ नाम याद नहीं रखना है। किसने अलग हट के काम किया था, जो नोटिस में आया था, पॉपुलर हुआ था, उनका नाम हमेशा याद रखना चाहिए। एक और क्वेश्चन है, ये किस सेक्शन से है? ये है पेटेंट वाले सेक्शन से, यानी पेटेंट लॉ, पेटेंट एक्ट और क्या क्या चीज़ें पेटेंटेबल हैं, क्या क्या चीज़ें पेटेंटेबल नहीं हैं, उसके बेसिस पर भी डीबीटी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पेटेंट का भी अलग से हम लोग एक दिन निकालेंगे, जिसमें जितने भी क्वेश्चन प्रोबेबल आए हैं और आने वाले हैं या आ सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो है, टेन्योर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज। ट्रेडमार्क अगर आपने करा लिया है तो उसका जो टेन्योर है वो कितने दिन तक आप कर सकते हैं, कितने साल तक? सो इन इंडिया इट इज़ फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन आपके पास रहता है वो वैलिड। उसके बाद क्या होता है, रिन्यू कराना पड़ता है उसको। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेल ऑर्गेनील से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कर एंजाइम फॉर द लाइसोजाइम। तो जो लाइसोजाइम है उसे किस तरह से जाना जाता है? उसे सुसाइडल बैग के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। इट इज़ नोन एज सुसाइडल बैग एंड इट कंप्राइजेज ऑफ वेरियस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो अगर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की बात करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एसिड फॉस्फेटेज, यानी कि लाइसोजाइम का जो मार्कर एंजाइम होता है वो होता है एसिड फॉस्फेटेज। इस पे एक जनरल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मार्कर एंजाइम्स क्या होता है। तो जो मार्कर एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनील में ही कन्फाइन होते हैं या फिर उसके सब कंपोनेंट में, सब सेलुलर स्ट्रक्चर में, और जो बताते हैं टारगेट। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूँ लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम की पहचान कैसे होगी? अगर हम लोग एसिड फॉस्फेटेज को लोकलाइज कर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे लाइसोसोम लोकेटेड है। तो इसलिए मार्कर एंजाइम्स का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। किसी भी ऑर्गेनील के बारे में अगर पढ़ना है, उनका फंक्शन पढ़ना है, तो उनके मार्कर एंजाइम्स को ही कैप्चर किया जाता है। अगर लाइसोसोम की बात करें तो जो लाइसोसोम है वो किस से, कौन से मार्कर एंजाइम से रिकॉग्नाइज होता है? एसिड फॉस्फेटेज से। और कौन कौन से एसिड फॉस्फेटेज? जैसे कि एसिड ग्लिसरोफॉस्फेट, फोस्फोमोनोएस्टरेज डाइएस्टरेज भी, एसिड मोनोफॉस्फेटेज, ऐसे करके बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि लाइसोसोम के रिकग्निशन में काम आते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो कि किससे है? बायोकेमिस्ट्री से है, यानी कि अमीनो एसिड पार्ट से है। अमीनो एसिड्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस पे होते हैं। अगर अमीनो एसिड में देखा जाए तो एंशियोमर कौन है और कौन किसका मिरर इमेज है, कहाँ पे डिफरेंस है, पर्टिकुलरली कौन से फंक्शनल ग्रुप में। इसके अलावा नेगेटिवली चार्ज कौन सा है, एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम बात करें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की तो उस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अमीनो एसिड प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमेशा आपको पूरे अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। और उससे जितने भी क्वेश्चंस आए जिस भी एग्जाम में, अगर आप सिर्फ EYQ ही अमीनो एसिड का सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो किस पार्ट से है? वो ये है कि द कॉमन मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ अमीनो एसिड सच एज प्रोलीन एंड ग्लूटामाइनेज। तो जो प्रोलीन और ग्लूटामाइन का प्रिकर्सर अमीनो एसिड होता है वो होता है अल्फा कीटोग्लूटरेट। ये अगर आप TCA साइकिल भी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। और ये हमेशा अमीनो एसिड आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे की पॉइंट लिखा रहता है। लेनिंजर की बुक अगर आपने पढ़ी होगी तो ये भी पूछा जाता है। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी आता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं लाइक डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इनका प्रिकर्सर अमीनो एसिड कौन सा होता है, यानी ये किस अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने CSIR में भी बहुत बार ही देखा है और साथ ही साथ DBT, गेट बहुत बार ये क्वेश्चन घुमा के देता है। अगर हमने देखा होगा ये पोर्शन लेनिंजर में, तो अमीनो एसिड जितने भी यूज़ होते हैं 20 अमीनो एसिड, उसके बाद नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का भी एक सेक्शन होता है, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, यानी जो नॉर्मल प्रोटीन में नहीं मिलते हैं लेकिन इनका अलग से इंपॉर्टेंस होता है हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म में। उसका भी एक सेक्शन है, अब उसमें 21, 22 करके अलग अलग अमीनो एसिड लिस्टेड आउट है। वो सेक्शन हमेशा आपको देखना चाहिए। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे गिवन है उनका जो प्रिकर्सर होता है वो होता है टायरोसिन। अगेन एक और यहाँ पे मैं याद दिलाना चाहूँगी कि जो अमीनो एसिड होता है उसमें हमेशा जो रिप्रेजेंटेशन होता है 1 लेटर कोड, जैसे टायरोसिन जो है उसका रिप्रेजेंटेशन किस लेटर से होता है, 3 लेटर कोड, ये सब भी बहुत बार जनरल बायोटेक में पूछा गया है। तो ये जो दोनों क्वेश्चंस थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये भी बताते हैं कि अमीनो एसिड पोर्शन जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है डोपामाइन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, वो किससे रिलीज होता है, किससे बनता है? वो टायरोसिन से डिराइव होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट से है और बेसिकली किस पार्ट से है? PCR से है। तो क्वेश्चन क्या है? रिगार्डिंग थर्मल डीनेचुरेशन द TM ऑफ अ प्रोटीन डिनोट्स। सो जो TM होता है जिसे हम क्या कहते हैं? TM स्टैंड्स फॉर
मेल्टिंग टेम्परेचर, यानी कि आपको बताना है कि ये जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो क्या है। तो जब PCR अगर हम करते हैं तो हम मेल्टिंग टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच 50% ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड DNA इज चेंज्ड टू सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जब 50% जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड DNA है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? सिंगल स्ट्रैंड में। यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब क्या होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड DNA हमने जितना लिया है उसका अबाउट 50% टोटली डीनेचर होकर क्या हो जाए? सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाए, तो वो टेम्परेचर होता है मेल्टिंग टेम्परेचर। तो उसे क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट ऑफ टेम्परेचर रेंज ओवर विच डीनेचुरेशन अकर्स। मिड पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि 50% जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है वो सिंगल स्ट्रैंडेड में चेंज हो जाए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट इज नोन एज द मेल्टिंग टेम्परेचर। इस पर क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, अगर हम DBT के एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ बायोटेक पूछे जाते हैं। तो उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आपने देखा होगा कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम लोगों को एक दिन एक तो पेटेंट वाले सारे क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे और साथ ही साथ हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स के भी क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। और इसके लिए अलग से आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालने हैं, वो ही पढ़ना है। और उसी से रिलेटेड जो थोड़ा बहुत और क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस वाले एग्जाम में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका मैं एक नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, क्रिस्प नोट्स, ताकि आपको ज़्यादा उस पर फोकस ना करना पड़े। क्योंकि जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है उससे क्वेश्चन फॉर श्योर है कि 3-4 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं कि क्या है। डेटाबेस दिया है और जैसे प्राइमरी डेटाबेस और सेकेंडरी डेटाबेस, इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है प्रोटीन डेटाबेस कौन कौन से हैं स्पेसिफिकली, और साथ ही साथ न्यूक्लियोटाइड के कौन कौन से हैं और कैसे वो जो डेटा हैं उनको स्टोर करते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और इसके लिए आपको सोर्स कहीं भी नहीं जाना है, सबसे ऑथेंटिक सोर्स है कि आप DBT के ही पुरानी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो लिस्ट 2 में क्या क्या दिया? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस, ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक जीनोम डेटाबेस, म्यूटेशन डेटाबेस एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस। तो अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा तो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है वो कौन सा होता है सबसे कॉमन? तो सबसे कॉमन जो होता है वो होता है हमारा DDBJ, DNA डेटाबेस ऑफ जापान जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है। यानी C का क्या होगा? फर्स्ट होगा। तो C का फर्स्ट किन किन ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में है और 3 में है। तो ऑप्शन फर्स्ट को एलिमिनेट कर दीजिए और फोर्थ को भी। जितने कन्फ्यूजन के जो सोर्सेज है ना उनको आप एलिमिनेट करते जाइए, तो करेक्ट आंसर चूज़ करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है? इसके बाद अगर आपको प्रोटीन का पता होगा, प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस, तो जो फोर्थ वाला है वो जनरली RCSB होता है। तो A का क्या हो गया? 4 हो गया। अब A का 4 किस में है? सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में, यानी कि हमारा थर्ड भी एलिमिनेट हो गया। तो अब बाकी भी देखते हैं। जो OM-IM है वो किससे मैच हो रहा है? वो मैच हो रहा है म्यूटेशन डेटाबेस से। और जो फ्लाई बेस है लास्ट वाला वो क्या है? ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक जीनोम डेटाबेस। अब हमारा आंसर तो निकल के आ गया सेकंड, लेकिन इनमें से जनरली आपको जो पता होगा वो होगा DDBJ और एक होगा RCSB जो कि प्रोटीन का डेटाबेस है। तो इसके अलावा OM-IM और एक जो अलग से है फ्लाई बेस, ये क्या है उसको भी देखते हैं। जो OM-IM डेटाबेस है वो किस लिए होता है? जस्ट अ सेकेंड। जो OM-IM है इट स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन। OM-IM ये क्या है? ये ह्यूमन जीन्स और उनका जेनेटिक फिनोटाइप्स के लिए एक डेटाबेस है। और इसमें क्या आपको मिल जाएगा? इसमें म्यूटेशन के जो जीन्स में जो चेंजेस हैं वो भी आपको मिल जाएगा। यानी कि ये हमेशा अपडेट होते रहता है ये डेटाबेस जैसे जैसे डिस्कवरी होती है, और इसमें सारे ही ह्यूमन जीन्स और जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके जो जीन फिनोटाइप का रिलेशन है, यानी कि किस पर्टिकुलर जीन में चेंजेस आए हैं और क्या चेंजेस आए हैं जिससे कि फिनोटाइप चेंज हो गया उस ऑर्गेनिज्म का, ये सब किस में मिलेगा? OM-IM में। यानी जीन डिसऑर्डर हो जाए पूछ ले आपको, या फिर जीन स्ट्रक्चर पूछ ले, या फिर फिनोटाइप में चेंजेस आ रहा है तो आप कौन सा रेफर करेंगे पूछे, तो यू हैव टू सिलेक्ट OM-IM। अब जो ये फ्लाई बेस है, वो जो फ्लाई बेस है वो स्पेसिफिकली किसके लिए है? ये फ्लाई बेस जो है वो प्राइमरी डेटाबेस है जो कि क्या करता है? जेनेटिक और जीनोमिक इन्फॉर्मेशन रखता है। किसका? ड्रोसोफिला का, मेनली ड्रोसोफिला का, यानी ड्रोसोफिलिडी फैमिली का। और जिसमें से एक बहुत ही कॉमन जो हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यानी फ्रूट फ्लाई, उसके पूरे डिटेल्स जेनेटिक और जीनोमिक डिटेल्स उसमें रहते हैं। यानी कि ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक जीनोम डेटाबेस अगर पूछें तो वो है फ्लाई बेस।
Now the next question is, which of the following enzymes is not a part of the DNA replication machinery? So basically अगर ये क्वेश्चन के बात करें तो ये क्वेश्चन जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेक्शन से है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और उसमें भी कौन से सेक्शन से है, डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं उससे रिलेटेड है। तो अगर आपने डीबीटी का या फिर गेट या सीएसआर का अगर पेपर सॉल्व किया होगा, पास्ट ईयर पेपर्स, तो उसमें क्या है, एंजाइम्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। यानी डीएनए रेप्लिकेशन के जो स्टेप्स हैं उस पर तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली एंजाइम्स पे आते हैं। और जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो मशीनरी है उसमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इसमें बेसिक कहाँ कहाँ पे डिफरेंसेस है इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एंजाइम्स में भी डिफरेंस होते हैं तो वो हमेशा पूछा जाता है। और जनरली क्वेश्चन कैसा होता है, 1 लाइन क्वेश्चन होते हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की और प्रोकैरियोटिक की, तो ये भी क्वेश्चंस डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में पढ़ के इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये मस्ट है कि किसी ना किसी एंजाइम के बारे में क्वेश्चन आएगा, वेदर इट इज़ फ्रॉम यूकैरियोट या फिर प्रोकैरियोट, लेकिन क्वेश्चन हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जो भी एंजाइम्स इन्वॉल्व है ये तीनों चीज़ों में, वो एक मेजर पार्ट होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। सबसे पहला है डीएनए हेलिकेज, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अनवाइंडिंग में काम आता है। प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज, इट इज़ वन ऑफ द क्रूशियल एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। और लास्ट है डीएनए एंडोन्यूक्लियस। नो, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी, इंस्टेड इट इज़ अ पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंडोन्यूक्लियस का बहुत ही यूज़ होता है, जो क्या करते हैं, हमारे टारगेट डीएनए को स्पेसिफिक साइट में कट करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, इन्हें मॉलिक्यूलर सिजर कहा जाता है। और ये कहाँ पे यूज़ आते हैं, दीज आर दी वाइटल टूल्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसीलिए इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4, दैट इज़ डीएनए एंडोन्यूक्लियस। ये डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी का पार्ट नहीं है। मेरे ही चैनल पे एक मैंने वीडियो डाला है जो कि है एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। इसके पार्ट्स डालूंगी मैं, और अभी फर्स्ट पार्ट डला है तो आप उसमें देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चंस हैं, 10 MCQs आर देयर, यू कैन प्रैक्टिस इट। ये इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डीएनए एप्लीकेशन पार्ट से, तो मैंने सोचा है कि सारे क्वेश्चंस को कंपाइल कर लूँ। और क्वेश्चंस को कहाँ से लिया है मैंने, पास्ट ईयर क्वेश्चंस लिया है, कुछ बुक से भी उठाया है, तो आप उसको वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन डीएनए एप्लीकेशन से आ रहे हैं, किस एंजाइम का क्या रोल है। क्वेश्चन से भी पता चल जाएगा पढ़ के आंसर उसका, मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन भी डाला है। तो मैं उस वीडियो को यहाँ पे आई बटन में दे दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ एंजाइम वाला पोर्शन वो वीडियो से चेकआउट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन इज़ एसेंशियल टू। नीड क्यों है कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन की? ऑप्शंस देखते हैं। मैक्सिमाइज प्रोटीन यील्ड इन हेट्रोलोगस होस्ट, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं, क्लोन जीन्स इन हेट्रोलोगस होस्ट, नो, सप्रेस प्रोटीन टॉक्सिसिटी, ये क्लोनिंग तो नहीं करता है कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन, सप्रेस भी नहीं करता है और इंक्रीज भी नहीं करता है क्लोनिंग एफिशिएंसी को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मैक्सिमाइज प्रोटीन यील्ड इन हेट्रोलोगस होस्ट। अब अगर हम बात करें कि कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, तो ये जो कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन है वो क्या होता है, इट एक्ट एज अ वाइटल टूल टू री इंजीनियर दी प्रोटीन कोडिंग जीन। यानी कि ये जो प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट टूल के जैसा काम करता है। अगर आपको हेट्रोलोगस एक्सप्रेशन बढ़ाना है, अगर आपने कोई जीन कोड किया है किसी दूसरे होस्ट में और आप चाहते हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन सिंथेसाइज हो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, तो कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का अप्रोच है ये, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसे किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, सपोज़ हम जानते हैं कि एक अमीनो एसिड के लिए
3 कोडॉन्स होते हैं ट्रिपलेट्स, तो उन 3 में से सपोज जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं एलानिन, उसके लिए 3 कोडॉन्स हैं, तो इन 3 में से सपोज अगर फर्स्ट वाला जो प्रोटीन का यील्ड है वो बहुत ही कम दे रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये सेकेंड वाले को भी चूज़ करके देख सकते हैं, थर्ड वाले को भी चूज़ करके देख सकते हैं। इट मीन्स कि जो सिनोनिमस कोडॉन्स हैं उनको यूज़ करके जो हेट्रोलोगस जीन एक्सप्रेशन है उसको इंक्रीज़ करना, ताकि जो पहले हमारा विदाउट ऑप्टिमाइजेशन प्रोटीन हो रहा था वो अप टू सर्टेन लेवल्स इंक्रीज़ हो जाए। इसी प्रोसेस को कहते हैं कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन। और ये अप्रोच कौन सा बेनिफिट देता है, ये हेट्रोलोगस प्रोटीन प्रोडक्शन को बढ़ाता है और एक ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एनवायरमेंट बायोटेक से है, और एनवायरमेंट बायोटेक से क्वेश्चंस आजकल CSIR में भी पूछे जा रहे हैं और DBT में भी हर बार क्वेश्चंस आते हैं। और जनरली जो एनवायरमेंट बायोटेक के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं होंगे, आपको कुछ लॉजिक उसमें नहीं लगाना होगा, जस्ट सिंपल आपने जो 12th ग्रेड का भी अगर एनवायरमेंटल साइंस वाला जो चैप्टर होता था वो पढ़ा है तो आप इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे, करेक्ट आंसर तक। तो अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो आई विल रिक्वेस्ट एंड ऑल्सो सजेस्ट कि जो 12th क्लास का लास्ट चैप्टर था एनवायरमेंट से रिलेटेड, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, उसको एक बार गो थ्रू कीजिए एक एक लाइन से, और उसकी जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा सर्च आउट कर लीजिए, क्योंकि जो NCERT है वो थोड़ा सा कम होता है हमारे लेवल के लिए अभी, लेकिन बेसिक के लिए वो बहुत ही एक्सेलेंट सोर्स है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको कॉज बताना है कि एसिड रेन इज कॉज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड नो, हाइड्रोजन नो, बायोमीथेन नो, यस नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर एसिड रेन की बात करें तो एसिड रेन कब होता है, व्हेन कंपाउंड्स लाइक कौन कौन से कंपाउंड, सल्फर डाइऑक्साइड और साथ ही साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब क्या होते हैं, रिलीज होते हैं एयर में, और सोर्स क्या होता है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग होता है, और जो ट्रैफिक से जो पोल्यूशन होता है फॉसिल फ्यूल बर्न करने से, ये सब सोर्सेज से जब ये रिलीज़ होता है एनवायरनमेंट में तो ये मिलके रिस्पॉन्सिबल हो जाता है किस चीज़ के लिए, एसिड रेन के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी छोटे छोटे एनवायरमेंटल बायोटेक से आ सकते हैं। अब एसिड रेन के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं वो भी पूछा जा सकता है। और अगर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन में भी जो मेनली कंट्रोल होता है, जैसे कि एयर पोल्यूशन में अगर सल्फ़र का पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, गैसियस पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो उसके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, पर्टिकुलेट मैटर अगर ज़्यादा हो गया तो उसके पोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, तो वो सब क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। अब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 2023 के PYQs, उससे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल के आए हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। तो सबसे पहले जो निकला है वो क्या आया था हमारा, TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड के बाद था क्वेश्चन किस पे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के डेटाबेसेस पर, यानी प्राइमरी सेकेंडरी जो भी हमने पढ़ा उस पे क्वेश्चंस थे, उसके साथ अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चंस थे, और एंजाइम्स पे क्वेश्चंस थे। एंजाइम्स वो भी किस में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। और इसके अलावा किस पे क्वेश्चंस थे, प्लांट बायोटेक के, TI प्लाज्मिड, बायोइन्फॉर्मेटिक डेटाबेस, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, और भी हमने कुछ पेटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पेटेंट और कुछ बायोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस थे। बायोकेमिस्ट्री में वही अमीनो एसिड जो है नॉन स्टैंडर्ड उस पे। तो अभी आज के वीडियो में हमने क्या देखा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उस क्वेश्चन का जो लॉजिक है या जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आए। अब हम लोग डे 2 में क्या करने वाले हैं, डे 2 में हम लोग ये जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ दिख रहे हैं इनका हम लोग क्या करेंगे, थरो स्टडी करेंगे। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे कि कितना क्वेश्चन अच्छे से और पूछ सकता है, कितना डिटेल में पूछ सकता है, वो हम लोग देखेंगे। और हमारा यही रहेगा पढ़ने का तरीका, 50% टाइम हम यूज़ करेंगे क्या, टॉपिक पढ़ने में, और 50% टाइम हम किस में डिनोट करेंगे, हम लोग उसको डालेंगे
पूरे टॉपिक्स को पढ़ने में, क्योंकि जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो तो ठीक है, हम प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, लेकिन प्रोबेबल क्वेश्चन और क्या उठ सकते हैं उस टॉपिक से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इतने सारे टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो किस चीज़ के लिए हैं, वो डे 2 के लिए हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत आपको कुछ बेनिफिट दे रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई विल फील मोटिवेटेड, एंड मैं और भी वीडियोस लेके आऊँ ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।